पहले तो आप ये कुछ वीडियोस देखिए। लोग थे, कम से कम 35-36 लोग थे। उन्होंने हमसे छूटते ही कहा छमारो यहाँ क्या कर रहे हो। सर यही है कि कहते हैं छूड़े छमारो यहाँ से भगो नहीं तो केस वापसी लो। तो कौन लोग हैं वो बीच ही इलाके के ठाकुर लोग हैं। ये तो शॉर्ट में दिखाया था, अब थोड़ा पूरा देखो। सर यही है कि कहते हैं छूड़े छमारो यहाँ से भगो नहीं तो केस वापसी लो। नहीं तो मारे। कौन लोग हैं वो बीच ही इलाके के ठाकुर लोग हैं। मामला गोली मार के हमारे घर पे गया और हमें ही निर्दोष कर दोषी बनाया। आपको गोली मारी उसने? हाँ। हम ही को पुलिस ने अंदर किया। क्या? हम ही को अंदर किया पुलिस ने। वो तो 3 साल से हमले पे हमला कर रहे हैं जी। 3 साल पहले यहाँ पे रहना है तो हमें हफ्ता देना होगा। हफ्ता वसूली का काम है जी उनका। वो इलाके के गुंडे हैं जो आप सब इलाके का बीसी है, इलाके का बीसी है, नंदनगरी थाने का बीसी है वो। अच्छा, और पुलिस उनका सपोर्ट करती है? हाँ जी, सपोर्ट करती है। पूरे बाजार से हफ्ता ले गए, हफ्ता देता है आधा पुलिस वालों को, आधा पुलिस। मेरा नाम प्रदीप है और एक मेरे दोस्त है साथ का, उसका नाम है राहुल। हम सुबह डेली मॉर्निंग में वीडियो बनाने जाते हैं, क्यों सुबह का टाइम सही रहता है। तो हम वीडियो बनाने गए थे हाईवे तरफ, तो हमने अब वीडियो बना ली थी, अपलोड भी कर दी थी। तो हम वीडियो बनाते समय आ रहे थे, एक लड़का पीछे, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, वो कॉल पे बात कर रहा था, हमें नहीं मालूम किससे बात कर रहा था। अब बात करते करते अब हमने वीडियो अपलोड कर दी, उसके ही हम जैसे चलने लगे ना, तो पीछे से बाइक सवार लोग थे, कम से कम 35-36 लोग थे। उन्होंने हमसे छूटते ही कहा छमारो यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या करने आते हो डेली। तो हमने ये बोला भैया ऐसे क्यों शब्द बोल रहे हो। जैसे ही हमने ये शब्द बोला है, छूटे चाटे और हेलमेट और जो उनके हाथों में पड़ा है, जो भी लेट मंत्री के समर्थकों ने एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 युवक घायल हो गए। घटना मध्य प्रदेश के मुरैना की है। दूसरी घटना बाबा साहेब के जन्म स्थान महू के पास बेटमा की है, जहां दलित दूल्हे और बारातियों को श्री राम मंदिर में जाने से रोका गया, अपमानित किया गया। तीसरी घटना राजस्थान के बीकानेर की है, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर कालिख पोत दी। इससे कुछ दिन पहले राजस्थान के दलित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के राम मंदिर जाने पर भाजपा नेता ने मंदिर को गंगा जल से धुलवाया। 5वीं घटना उत्तर प्रदेश में एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया। आम इंसानों की रगों में खून बहता है, लेकिन भाजपा और भाजपाइयों की रगें दलितों के खिलाफ नफरत से भरी पड़ी हैं। इतना सब कुछ दलितों के साथ उस समय हो रहा है जब देश में संविधान है। सोचिए, अगर संविधान नहीं होता तो ये भाजपाई दलितों के साथ क्या क्या करते हैं। इसीलिए मनुवादी भाजपाई बार बार संविधान बदलने की बातें करते हैं और इसीलिए इन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर से चिढ़ है। तो यहाँ भी विरोध किस बात का कि ये इस समाज में नहीं आई। वहाँ जाते हैं और कोई अरे वो छोड़ो, आप ये लोग भी जाते हैं। अरे वो तो मैंने मान लिया, वो तो आप भी कह रहे हैं। मेरा ये कहना है क्या इस समाज के दूल्हा दुल्हन इसमें नहीं जा सकते। बाकी लोग तो बुला लो। अरे हम बुला लो, बाकी लोगों को बुलाओ, इसका पता चेप कर देते। एक से मतलब नहीं है। आज इनको तो मैं करा दूंगा, लेकिन बात ना उठे उसके लिए मुझे करना पड़ेगा शासन। करो आपके समाज के भगवान की बात इजाजत नहीं देता है। आप माफ से बात नहीं कर सकते। अब एक बात और, अंदर यदि मान लो कुत्ता खराब कर जाए तो कौन सी समाज को बुलाओ। मुझे उम्मीद है अभी तक का वीडियो देख के आपके अंदर थोड़ी इंसानियत तो जागी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सर जो बोल रहे हैं कि अगर अंदर कुछ कुत्ता खराब हो जाए, आगे बोलेंगे कि अगर कुछ मर जाए, गंदगी हो, तो किसे कौन से समाज को बुलाओगे। इन्होंने भी एक तरीके से ये ही बताया है कि कौन ये काम ज़्यादातर करते हैं या किन से करवाया जा रहा है। ये सोच हमें सबके अंदर से ख़त्म करनी होगी। इसी सोच की वजह से देश के अंदर बहुत से लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, और आज मैं इन्हीं अत्याचारों के ऊपर और अत्याचारियों के ऊपर बात करने वाला हूँ। यदि कोई चूहा मर जाए या कोई बिल्ली मर जाए तो कौन सी समाज को बुलाओ। फिर तो आप नहीं फेंकोगे, फिर तो उन्हीं को बुलाओगे ना। मतलब सफाई के लिए पर उनको बुला सकते हैं, लेकिन
वहाँ पर दर्शन करने के लिए अपन मना कर दें। बोल चलो गाँव 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 अंदर क्यों नहीं जाने रहे? ये मंदिर के सामने खड़ा है, अंदर नहीं प्रशासन अकेला का ले जाओ, एकदम अकेला के ले जाओ, अंदर ले जाओ, अब सोनकर है 8 बार नीट क्वालिफाई कर चुका है। बीएचयू में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में सामान्य वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है। बीएचयू में इसे प्रवेश से वंचित कर दिया गया और प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि जाकर जूता साफ करने का काम करो, केवल इसलिए क्योंकि वह एक दलित समुदाय से आता है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि एक मेधावी छात्र जिसने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया, आज विश्वविद्यालय के द्वार पर खुले आसमान के नीचे अन्याय के खिलाफ बैठने को मजबूर है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लड़की के साथ दलित होने की वजह से जो हुआ मैं बता भी नहीं सकता। नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जिसे चमचमाती सड़कों और ऊंची इमारतों के पीछे छुपा दिया जाता है। ये उस भारत की कहानी है जहां जन्म से ही किसी का भविष्य तय कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों दलित समुदाय की। दोस्तों, दलित शब्द सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि सदियों के दर्द, अपमान और संघर्ष का जीवित प्रमाण है। दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से भारत की जाति व्यवस्था ने 4 ऐसी सीढ़ी बनाई जिसके सबसे निचले पायदान पर इनको खड़ा कर दिया गया। इनको अछूत कहा गया। दोस्तों, इन्हें एक ऐसा तबका कहा गया जिसको बुनियादी सम्मान भी नहीं मिलता था इंसान होने का। दोस्तों, उनका स्पर्श, उनकी परछाई, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ को भी अपवित्र माना गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक सामाजिक दूरी का मामला नहीं था बल्कि एक सोची समझी व्यवस्था थी जो इन्हें हर तरीके के संसाधनों से दूर रखती थी। दोस्तों, ज्ञान का केंद्र माने जाने वाले स्कूल उनके लिए बंद थे। पानी का स्रोत यानी कि गांव का कुआं उनके लिए वर्जित था। यहाँ तक कि पूजा करना भी वर्जित था। उनको ऐसे काम करने के लिए मजबूर किया गया जिसे बाकी समाज अपवित्र समझता था, जैसे कचरा ढोना या फिर मरे हुए जानवरों की खाल निकालना। ये केवल एक पेशा नहीं था बल्कि उनकी पहचान पे थोपी गई एक स्थायी मोहर थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और आज भी चल रही है। ये एक ऐसा मानसिक और शारीरिक अत्याचार था जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस व्यवस्था ने उनका आर्थिक शोषण ही नहीं किया बल्कि इनके आत्मसम्मान को भी कुचलने का हर संभव प्रयास किया। उन्हें ये कह के नीचा दिखाया गया कि उनकी ये स्थिति उनके पिछले कर्मों का फल है ताकि ये कभी सवाल न उठा सकें। इन्हें गांव के बाहर बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया। कुछ लोगों ने अपने आप को शुद्ध कह के इन्हें दूर किया। दोस्तों, इनके यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती थी और ना ही आज दी जा रही है। इनके साथ हमेशा ऐसा व्यवहार किया गया जो इन्हें हमेशा याद दिलाता रहा कि ये इस समाज का हिस्सा होके भी इस समाज का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, जातिवाद एक मजबूत अदृश्य दीवार है जो कि ईंट पत्थरों की दीवार से भी मजबूत है। दोस्तों, इन पे हो रहे अन्याय की जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी हैं कि 70% आबादी को विकास से दूर किया जा रहा है। दोस्तों, बाकी देश विज्ञान, साहित्य, कला हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे देश में जातिवाद, धर्मवाद, इसके चक्कर में लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। कोई भी अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। किसी को भी सही राह पे जाने नहीं दिया जा रहा है। और क्योंकि हमारे देश की सबसे ज़्यादा आबादी दलित है तो आप समझ ही सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी आबादी होने के बाद भी हम ओलंपिक्स में इतने पीछे हैं, बल्कि हम इस दुनिया में कितने पीछे हैं आज भी। कितनी गंदी सोच है आज भी लोगों की। दोस्तों, अभी तो संविधान ने इन्हें थोड़ा बचा रखा है, वरना पहले तो इन्हें ना ज़मीन रखने का अधिकार था ना ही अपना काम चुनने की आज़ादी। लेकिन दोस्तों, आज भी बिहार में और भी बहुत ही पिछड़े शहरों में या फिर गाँव में दलितों से ज़बरदस्त मजदूरी करवाई जाती है। उनसे कम वेतन में काम करवाया जाता है। ये एक ऐसी गुलामी है जो जंजीर से नहीं बल्कि जाति से धागे से बंधी हुई है। ये एक ऐसी उलझन है जिसे सुलझाए बिना हम आज की चुनौतियों को नहीं समझ सकते। आज़ादी के बाद जब भारत ने अपना भविष्य लिखने का फैसला किया तो संविधान सभा में एक आवाज़ सबसे बुलंद थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। उन्होंने सालों से हो रहे इस अन्याय को झेला भी, साथ में इसे गहराई से समझा भी। उन्हीं की दूरदृष्टि के कारण भारत के संविधान ने इस सदियों पुरानी क्रूरता पे प्रहार किया। संविधान में छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। ये सिर्फ एक कानून नहीं था बल्कि एक ऐलान था कि भारत अब किसी भी नागरिक के साथ जन्म के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, ये इस अंधेरे की उम्मीद की सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली किरण थी। ये एक वादा था बराबरी का, सम्मान का,
दोस्तों, संविधान ने सिर्फ भेदभाव को ही खत्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि सबसे ज्यादा आबादी वाले समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए, क्योंकि इन्हें जानबूझकर पीछे धकेल दिया गया था और आज भी धकेला जा रहा है। इसी वजह से आरक्षण लागू किया गया, जिसमें सरकारी नौकरी में और भी बहुत से पदों पे इनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। लेकिन इसका मतलब सिर्फ नौकरी देना नहीं, बल्कि सत्ता और समाज के ढांचों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिनमें इन्हें सदियों से बाहर रखा जा रहा है। ये सदियों से चलते आ रहे अत्याचार की भरपाई करने का एक जरिया था, ताकि ये वर्ग भी देश के निर्माण में एक समान भूमिका निभा सके। लेकिन जमीनी हकीकत बदलने के लिए संविधान में लिखना काफी नहीं था। जातिवादी मानसिकता समाज में गहरी जड़ें बना चुकी थी। यही सब देखते हुए 1989 में एक और कड़ा कानून बनाया गया, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसे हम आज की भाषा में SC/ST एक्ट कहते हैं। इस कानून ने दलितों के साथ हो रहे भिन्न भिन्न प्रकार के अपराधों, जैसे उन्हें अपमानित करना, उन पर हमला करना या उनका सामाजिक बहिष्कार करना, इन सब बातों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया। इस कानून का उद्देश्य दलित समुदाय को एक कानूनी सुरक्षा प्रदान करना था, ताकि ये बिना किसी डर के अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। इस कानून ने निश्चित तौर पे दलितों को प्रगति करने में मदद करी है। लेकिन आज 2025 के दौर में, जब इस समस्या को खत्म हो जाना चाहिए था, ये धीरे धीरे फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंसानियत पे अत्याचार की, यानी मानवता पे अत्याचार की, यानी झूठी धर्म ज्ञान के अत्याचार। मैं बात कर रहा दलितों पे अत्याचार की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज जब हम 2025 में खड़े हैं, भारत की तस्वीर बहुत ज़्यादा बदली हुई नजर आती है। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, मेट्रो दौड़ रही है, नौजवान दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। कहने को तो शहरी माहौल में जाति पे पहचान कुछ हद तक कम हुई है। कुछ हद तक दफ्तरों में, कॉलेजों में या बाज़ारों में आपसे कोई आपकी जाति ना पूछता हो। आज संविधान की बदौलत दलित समुदाय के बहुत से लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और भी बड़े बड़े लेवल पे पहुँचे हैं। उन्होंने ऐसे मुकामों को हासिल किया है जिनकी शायद उन्होंने कभी कल्पना ना करी हो। मैंने माना ये एक हकीकत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन क्या शहरों की ये चमक एक पूरी सच्चाई है? तो जवाब है नहीं। शहरों में जाति का रूप बदल गया है, पर वो ख़त्म नहीं हुई है। पहले सामने से पूछा जाता था और अब सरनेम से पहचाना जाता है। दोस्तों, आज भी जब कोई दलित समुदाय का भाई कहीं पे किराए पे मकान लेने जाता है, तो उसे मकान मालिक के अजीब सवालों और बहानों का सामना करना पड़ता है। शर्तों में आज भी अपनी ही जाति का वर या वधू खोजने की बात लिखी जाती है। दोस्तों, दफ्तरों में भले ही सीधे तौर पे भेदभाव ना दिखाया जाता हो, लेकिन अंदर कहीं गहराई में हमेशा एक विरोध अपनी जगह काम करता रहता है। ये भेदभाव सूक्ष्म है, छुपा हुआ है। चलो दोस्तों, शहरों की इस चमक से दूर भारत के गाँव में चलते हैं, जहाँ पे ये सच्चाई आज भी उतनी ही नंगी और क्रूर है जितनी पहले थी। दोस्तों, भारत में आज भी कई गाँव में दलितों की बस्तियाँ अलग हैं, उनके पानी पीने के हैंडपंप अलग हैं, उनको आज भी मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, उनको आज भी ज़मीन पे बैठाया जाता, उनके बर्तन आज भी अलग रखे जाते हैं। आज भी ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए या फिर सिर्फ सामान से सर उठा के चलने की कोशिश की वजह से उनके ऊपर जानलेवा हमले किए जाते हैं। दोस्तों, ये जाति कोई पहचान नहीं बल्कि एक अपमान है। गाँव में हो रही बर्बरता इस क्रूरता को और गहरा कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर दलितों की ज़मीनें हड़प ली जाती हैं। वे मजबूरन अपनी ही हड़पी हुई ज़मीनों पे मजदूर की तरह काम करते हैं, और आज की महंगाई और कम वेतन की वजह से ये मजबूर होकर आवाज़ नहीं उठा पाते। दोस्तों, कहने को मौजूदा सरकार ने बहुत सहायता करी है, क्योंकि ऐसा दिखाया तो जाता है। विज्ञापनों पे आप आए दिन देखते होंगे, लेकिन इस पे मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा। अगर आप ज़मीन पे उतर कर खुद जाके देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि असल में सच्चाई कुछ और है। इनके लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं और लाई जाती हैं, वो असल में इन तक कभी पहुंचती ही नहीं। ये सोच के बहुत अच्छा लगता है कि कानून और शिक्षा ने मिलकर जातिगत हिंसा को कम कर दिया है, लेकिन हर रोज़ का अखबार और समाचार इस भ्रम को तोड़ देता है। आज भी भारत के कोने कोने से ऐसी खबरें आती हैं कि एक दलित के घर में पैदा होना ही अपराध है। ये हिंसा सिर्फ छुआछूत तक सीमित ही नहीं, इसके रूप अब और भी ज्यादा भयानक होते जा रहे हैं। मूंछ रखने पर, घोड़ी पर बारात निकालने पर, सोशल मीडिया पर पारंपरिक पगड़ी वाली तस्वीर लगाने पर, बाबा साहब की मूर्ति लगाने पर, संविधान निर्माता के समर्थन में नारे लगाने पर प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। यही घटनाएं बताती हैं कि असल में नीच कौन है और वो कौन लोग हैं जो आज भी समाज में रहते हुए ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है
इस सबसे ऊपर इंसानियत है, असल में जात कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक दलित को बुरी तरीके से मारा गया और परेशान किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सर उठा के अपने आप को ऊंची जाति का कहने वालों के सामने से गुजर रहा था। कर्नाटका में एक युवक की कैंची से जान ले ली गई क्योंकि उसने अपने आप को उच्च कहने वालों से ये बोल दिया था कि मैं आपसे पहले आया था। ये घटनाएं सिर्फ किसी राज्य तक सीमित नहीं है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये नफरत फैली हुई है। ये हिंसा सिर्फ शारीरिक ही नहीं, ये उस समुदाय के आत्मसम्मान पे हमला है। ये कुछ नीच सोच वाले नीच लोगों की बताने की कोशिश है कि दलितों की जगह कहाँ है। दोस्तों, सबसे चिंता की बात तो ये है कि संविधान होते हुए भी, पुलिस प्रशासन होते हुए भी न्याय के रास्ते पे चलने पे इन्हें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, बल्कि उल्टा इनके ही लोगों को किसी न किसी झूठे केस में फंसा के बर्बाद कर दिया जाता है ताकि वो ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाएँ। अक्सर समाचार में जब ऐसी कोई भी बात पता चलती है तो उसमें पीड़ित हमेशा यही कहते हैं ज़्यादातर कि पुलिस वालों ने आरोपी से सांठगांठ कर ली है, या फिर पीड़ित को धमकाया जाता है, दबाव बनाया जाता है समझौता करने के लिए। और अगर बात कोर्ट तक पहुंच भी जाए तो लंबी कानूनी प्रक्रिया, गवाहों का मुकर जाना और सरकारी वकीलों के लालच और आलस की वजह से न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। आंकड़े बता रहे हैं कि दलितों पे हो रहे अत्याचार के मामलों में सजा की दर लगातार गिर रही है। ये साफ दिखाता है कि हमारा कानूनी ढांचा इन पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय दिलाने में नाकाम हो रहा है। ये हिंसा तो अब शिक्षक संस्थानों के दरवाजों तक भी पहुंच चुकी है। देश के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दीवारों पर दलित क्विट इंडिया जैसे नारे लिखे जाते हैं। ये सब देख के शायद आपके लिए आसान हो ये समझना कि कितनी परेशानी हो रही है, कितना अत्याचार हो रहा है, कितना पाप हो रहा है। दोस्तों, शिक्षक संस्थानों में दलित को फल तोड़ने तक से रोका गया है। ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है जो हमें बताती है अगर हमने इस जहर को फैलने से नहीं रोका तो ये हमारी संवैधानिक सुरक्षा को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। इन तमाम अंधेरे और चुनौतियों के बीच आज ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ भी नहीं बदला है। मैं मानता हूँ बदलाव की एक धीमी और मजबूत लहर भी चल रही है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है शिक्षा। किसी महान पुरुष ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भगवान की दया से और असली फ्रीडम फाइटर्स की वजह से दलित समुदाय शिक्षा के मंत्र को जी पा रहे हैं। आज ये पढ़ लिख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख रहे हैं। सरकारी योजनाओं और आरक्षण की नीतियों ने अपनी तमाम खामियों के बावजूद उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दिए हैं। आज आपको हर क्षेत्र में दलित समुदाय के लोग अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते दिख जाएंगे। ये एक खामोश क्रांति है जो धीरे धीरे समाज की सोच को बदल रही है। इस बदलाव को गति देने में दलित आंदोलन और इनके समर्थन में जो संगठन है उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। डॉक्टर अंबेडकर जी से प्रेरणा लेकर आज सैकड़ों संगठन दलितों के हक के लिए काम कर रहे हैं। वो पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और पीड़ितों के लिए वो कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने पीड़ितों को अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने का एक नया जरिया दिया है। अब काफ़ी अन्याय छुपा नहीं रह पाता। सोशल मीडिया की वजह से वो फैल जाता है, जिस वजह से प्रशासन के ऊपर तुरंत और सही कार्रवाई करने का दबाव बनता है। दोस्तों, पीड़ितों के लिए सोशल मीडिया जस्टिस पाने का एक बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन आज भी जब इन पीड़ितों की कोई मदद करता है, इनके फेवर में कोई बोलता है, तो उन्हें समाज की, बल्कि बाकी समाज की दुश्मनी, नफरत का सामना करना पड़ता है। सच्चाई और अच्छाई के लिए आवाज़ उठाने वालों को धमकाया जाता है, उन्हें चुप कराने की पूरी कोशिश करी जाती है, जिसके लिए बहुत बार घूस दे के कानून का भी इस्तेमाल किया जाता है या बड़े बड़े नेताओं की शक्तियों का इस्तेमाल करा जाता है। चंद पैसों के लिए देश के रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं और इसी बढ़ती नफरत और भेदभाव के चलते ये संघर्ष और जटिल होता जा रहा है। चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं और मदद कम होती जा रही है। दोस्तों, जात धर्म के नाम पे नफरत फैलाना कोई सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि ये हमारे भारत के विकास पे सीधा हमला है। इसका समाधान लालच या डर से चुप रह के नहीं हो पाएगा। हमें अपने सब काम छोड़कर इसके लिए आवाज़ उठानी होगी। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। किसी ने सही कहा था, 1947 में भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ना ही भारत आज आज़ाद हुआ है। दोस्तों, भारत तब आज़ाद होगा जब हमारे देश से जाति और धर्म के नाम पे जो नफरत फैलाई जा रही है ये ख़त्म होगी। जब हर इंसान को उसके कर्म और उसकी काबिलियत से देखा जाएगा, तोला जाएगा, समझा जाएगा और उसका साथ दिया जाएगा, तभी हमारे भारत का सही और तेज़ी से विकास हो पाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो ऑफेंड करे, हो सकता है कुछ लोग मेरे दुश्मन बन जाएं, बट मैं कभी भी किसी भी बुराई का साथ नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान पे आ जाए, और इसकी वजहें बहुत हैं।
सरकार ने कहा उन्होंने 100 को घर दिया, दिया उन्होंने 1 को और लाखों का तोड़ा। कपटी नेताओं को मंदिर में घुसने दिया और राष्ट्रपति को नहीं, क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति की थी। आज दलितों को शादी तक पुलिस प्रशासन के सामने करनी पड़ रही है, सिक्योरिटी लेकर करनी पड़ रही है। एक दलित जो अपने घर के बाहर चारपाई पे सो रहा था, उसे ज़मीनी विवाद के चलते बम से उड़ा दिया गया। हत्या की वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। मृतक के पिता मेवालाल का कहना है कि उनका गांव के ही तेज बहादुर सिंह और दीपक सिंह से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों ठाकुर समुदाय से वास्ता रखते हैं। दोस्तों, कहने को सरकार ने गरीबों के लिए बहुत मदद करी है, लेकिन सच्चाई अलग है। ये व्यक्ति बता रहा है कि ये अपनी बीवी और बच्चों के साथ झोपड़पट्टी में रहता है। आप इसकी झोपड़पट्टी देखिए, क्या इसके अंदर ये ठीक से रह पाते होंगे? क्या ये अपने आप को आंधी तूफान, कीट पतंगे और दुनिया भर के खतरनाक जीवों से बचा पाते होंगे? दोस्तों, जो सरकार ने घर बांटे हैं, आधे से ज़्यादा तो बड़े बड़े नेताओं के पास हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन और ऐसे लोगों के पास है जो टैक्स चोरी करते हैं। इस वीडियो में महिला बता रही है कि ये इसको सरकार की तरफ से जो भी अनाज मिलता है वो भी पूरा नहीं मिलता। अगर 5 किलो अनाज देने को कहा गया है तो इन्हें सिर्फ 2 किलो ही मिलता है। मिनट में सड़क के बीचों बीच दबंगों ने चाकू से वार कर एक युवक की हत्या कर दी। अमरोहा में भाजपा नेता राकेश वर्मा ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर एक दुकानदार को पीटा। कानपुर में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार। महाराजगंज में भाजपा नेता ने एक ओबीसी वर्ग के युवक की बर्बरतापूर्ण पिटाई करवाई और उसके मुंह पर पेशाब करवाया। चित्रकूट में सामंतवादी लोगों ने एक व्यक्ति को अपने नाम के आगे सिंह जोड़ने पर उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। रायबरेली में जातिवादी गुंडों ने आम बेचने आए एक दलित युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई की। मुरादाबाद में रेप पीड़िता और उसकी मां पर बदमाशों ने फायरिंग की। कुशीनगर में दबंगों ने नाबालिग की ट्रैक्टर के रोटावेटर से कुचलकर हत्या कर दी। गोरखपुर में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। रायबरेली में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रयागराज में एक रेस्टोरेंट के बाहर बदमाशों ने बम फेंक कर हमला किया। ये सभी घटनाएं पिछले 1 हफ्ते के अंदर की हैं। दोस्तों, आज जो भी हो रहा है ये मुझे मजबूर कर रहा है किसी भी धर्म या जाति में बिलीव ना करने में। मैं बिलीव करता हूँ सिर्फ सच्चाई और अच्छाई में। और क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा तादाद दलितों की है, हमारे मुसलमान भाइयों की है, और क्योंकि जिसकी तादाद ज़्यादा है, नॉर्मल सी बात है, वो देश के लिए भी सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। आज हर इंडस्ट्री में, हर जगह सबसे ज़्यादा जो निचले तबके के काम हैं वो ये लोग कर रहे हैं, और इनको इनके काम का सही पैसा भी नहीं दिया जाता है। इनको इनसे ही कॉम्पिटिट करवाया जाता है। यानी कि अगर कोई काम 700 रुपये में करना चाहिए तो उनको मजबूर किया जाता है, करना है तो 300 में करो, 200 में करो। दोस्तों, देश में भ्रष्टाचार इतना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से लोगों को मजबूरन कम वेतन में ही काम करना पड़ता है। कम वेतन होने की वजह से सर्कुलेशन नहीं हो पाता, क्योंकि इंसान के पास पैसा नहीं बच पाता। और जब देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनता को कम से कम पैसा दिया जाएगा उनकी मेहनत का, तो एक आम सी बात है कि प्रगति बहुत ही धीरे होगी। क्योंकि जब पैसे का सर्कुलेशन ही नहीं होगा, आम इंसान पैसा बचा के कुछ और अलग नहीं कर पाएगा। और अगर वो इसी तरह 2 वक्त की रोटी, 2 दिन की रोटी के चक्कर में फंसा रहेगा तो वो और कुछ सोच ही नहीं पाएगा। और यही सबसे बड़ी वजह है हमारे देश का विकास ना होने की। नेता अपने फ़ायदे के लिए लोगों को धर्म जात में उलझा के रखते हैं। वो कभी भी असली मुद्दों को उजागर नहीं होने देते। और अगर किसी तरह कोई मुद्दा बाहर आ भी जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा करवा दिया जाता है जिस वजह से लोगों का ध्यान उससे भटक जाए। दोस्तों, धीरे धीरे संविधान ख़त्म हो रहा है, स्वतंत्रता ख़त्म हो रही है। सच्चाई और अच्छाई की आवाज़ को दबाया जा रहा है। बुराई अगर बाहर आ रही है तो बुरा करने वालों को बचाया जा रहा है या बेकसूरों को उनकी जगह पे फंसाया जा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर बुरा करने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास सत्ता है या फिर ताकत है पैसे की। मेरी हर अच्छे इंसान से विनती है कि वो आज आवाज़ उठाए। आज हर एक दलित, हर एक परेशान व्यक्ति एकजुट हो जाए। जिनको उनकी मेहनत का सही वेतन नहीं दिया जा रहा, जिनको पुलिस की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से न्याय नहीं दिया जा रहा, जिनके अच्छे कामों को ज़बरदस्ती रोका जा रहा, जिनके हक की सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही, आज उन सब के लिए आपको आवाज़ बनना पड़ेगा। क्योंकि अत्याचार करने वाला जितना पापी होता है उतना ही अत्याचार सहने वाले और देखने वाले भी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा।
जय हनुमान। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं किंग जोंग गोंग की रणनीति अपनाऊंगा, जानता वो देखेगी, जो मैं दिखाना चाहूँगा। अंधेरी गलियों से गुजरे सदियों की ये बात है, दलितों की जिंदगी पे जुल्म की हर रात है। पांव तले कुचले गए, हक अपना खो दिया, समाज ने नीचा दिखाया, हर सपना रो दिया। कुआं बंद मंदिर दूर, उनकी क्या पहचान थी, किताबों से रखा दूर, बस मिली अपमान की। उठो आवाज दो, अब चुप ना रहना है, इंसाफ की मशाल जलाओ, जुल्म न सहना है। रैप उनके लिए जो सताए गए, चिंगारी है उनकी जो दबाए गए। हर खेत की मिट्टी में उनका खून पसीना था, फिर भी भूले इंसानियत, उनका जीना मुश्किल था। हाथों में था हल उनके, पर जमीन उनकी थी, इज्जत को नीलाम किया, हर चीज लुट चुकी थी। सच करते कानून बस कागज की बात बने, न्याय की देवी बहारी है, कितने साल यूं ही कटे। उठो आवाज दो, अब चुप न रहना है, इंसाफ की मशाल जलाओ, जुल्म न सहना है। ये रैप उनके लिए जो सताए गए, चिंगारी है उनकी जो दबाए गए। जो दबाए गए, जो दबाए गए। जाति का ये दाग कब तक हम धोएंगे, समता की सूरज से नया सवेरा बोएंगे। एकता की शक्ति समझो, अब न तोड़ो ये जंजीर, बाबा साहेब का सपना था एक नई तकदीर। हर गली हर खेत में अब हक की लड़ाई होगी, दलित उठेगा सीना तान जब हर जुल्म की धुलाई होगी। उठो आवाज दो, अब चुप न रहना है, इंसाफ की मशाल जलाओ, जुल्म न सहना है। ये रैप उनके लिए जो सताए गए, चिंगारी है उनकी जो दबाए गए। जो दबाए गए, जो दबाए गए। जागो दलितों, अब नहीं रुकना है, हक के लिए लड़ो, सिर उठा के जीना है। ये ललकार है, एक आखिरी वार है, अत्याचार के खिलाफ अब होना आर पार है। जो दबाए गए, जो दबाए